वेलकम स्टूडेंट्स। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। इसमें हम अपने फर्दर करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो फर्दर हमारी इलस्ट्रेशन है 6 और ये किससे रिलेटेड है? दिस इज अबाउट लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन फ्रॉम द अमाउंट पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी तक हमने देखा था कि जब लिक्विडेशन के अंदर लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो हमने यहाँ पर केवल दो ही चीज़ों पर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट किया था। एक था लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज्ड और एक था लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लेकिन अगर लिक्विडेटर इतना अमाउंट अवेलेबल करा देता है एसेट्स को सेल करने के बाद कि अमाउंट जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स तक भी अवेलेबल हो जाता है, मतलब एसेट्स को सेल करके इतना कैश वो इकट्ठा कर लेता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी उसमें अमाउंट मिल जाता है, तो वहाँ पर लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर भी कैलकुलेट किया जाएगा। और वो किस परसेंट से किया जाएगा, किस रेट से किया जाएगा, वो रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इसी पर बेस्ड है ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इसे करते हैं, चलिए। X Limited went into liquidation on 1st July 2013. Its balance sheet on the date is given below. शेयर कैपिटल दिया है प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, और एसेट्स में हमें दिया है बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। द प्रेफरेंस डिविडेंड्स वर इन एरियर फॉर 2 years की जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड था वो पिछले 2 साल से एरियर में है, मतलब कि ड्यू हो चुका है लेकिन कंपनी ने अभी पे नहीं किया है। तो 2 साल का देखिए कितना बनता है। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? 5 लाख के। तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कितना बन रहा है? 5 लाख पे 10% से 5000, और 2 साल का कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है। द एरियर्स आर पेबल ऑटोमेटिकली ऑन लिक्विडेशन। तो पता है कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो एरियर्स का पेमेंट किया जाएगा। द लिक्विडेटर sold the building, plant and stock for 8,80,000 and realized the debts except one of rupees 20,000 which proved to be irrecoverable। ठीक है। तो लिक्विडेटर ने क्या किया है? बिल्डिंग सेल की, प्लांट और स्टॉक। देखिए बिल्डिंग है, प्लांट है और स्टॉक है, वो कितने में रियलाइज की है? 8,80,000 में। ठीक है, इतना कैश आया है टोटल इन एसेट्स को सेल करके। एंड रियलाइज ऑल द डेट्स, और ये जो डेटर्स हैं सारे रियलाइज कर लिए, लेकिन एक्सेप्ट वन ऑफ 20,000 विच प्रूव टू बी इरिकवरेबल। तो 20,000 ऐसे हैं इसमें कि जो इरिकवरेबल है, जिसे लिक्विडेटर रिकवर नहीं कर पाया, मतलब उसे नहीं मिले। ठीक है। तो 20,000 नहीं मिले, डेटर्स हैं कितने के? 1,40,000 के। तो 1,40,000 में से 20,000 के जो है वो रिकवर नहीं हो पाए हैं, तो कितने डेटर्स उसको मिले होंगे? 1,20,000 के। He admitted the claim of all the creditors. उसने सभी क्रेडिटर्स के क्लेम को पूरा किया। 12,000 ऑफ विच आर प्रेफरेंशियल, जिसमें से 12,000 क्या थे? प्रेफरेंशियल से। ये देखिए क्रेडिटर्स दिए हैं। क्रेडिटर्स कितने के दिए हैं? 1,20,000 के। अब 1,20,000 में से 12,000 प्रेफरेंशियल हैं और जो बच गए हैं वो हमारे कौन से होंगे? अनसिक्योर्ड होंगे। द एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹9,400 एंड डिबेंचर्स वर रीपेड ऑन 31st December 2013। और डिबेंचर्स का पेमेंट जो है वो 31st December 2013 में करना है। ये कंपनी का लिक्विडेशन कब हुआ है? 1 जुलाई को। ठीक है। और डिबेंचर्स का रिडम्पशन कब करना है? 31st December 2013 में। तो यानी कि 1 जुलाई से लेके 31st December तक जो है आपको डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। The liquidator's remuneration was 2.5% on asset realized except cash at bank। और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे था? 2.5% एसेट रियलाइजेशन पे था, एक्सेप्ट कैश एट बैंक। जो बैंक में कैश है उस पर नहीं लेना। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन केवल उन्हीं एसेट्स के ऊपर कैलकुलेट करना है जो कि उसने मार्केट में सेल की है, एक्सेप्ट कैश। देन 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके ऊपर है 2%। प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले
हमने क्या करना है, लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का डेबिट साइड हम बना सकते हैं। डेबिट साइड में देखिए उसने बिल्डिंग, प्लांट और स्टॉक कितने में सेल किया था, 8,80,000 में, और डेटर्स 1,40,000 के थे, 20,000 इरिकवरेबल थे। तो कितने रिकवर हुए हैं, 1,20,000। तो टोटल एसेट्स रियलाइज उसकी कितनी है, 10 लाख की। और कैश जो कि ऑलरेडी कंपनी के पास कैश फॉर्म में था वो था 60,000। ठीक है, तो टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर द पेमेंट 60,000 कैश, 10 लाख की एसेट्स रियलाइज की हैं, तो कितना हो गया, 10,60,000। तो अब यहाँ पर हम देखिए कर सकते हैं टोटल अमाउंट अवेलेबल, कैश प्लस एसेट रियलाइज 10,60,000, दिस अमाउंट इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट। और इसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप जो है एक ऑर्डर में पेमेंट करनी है। सबसे पहले हमने क्या पेमेंट करना है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज कितने पर होगा, उसने एसेट्स कितने की रियलाइज की हैं, कैश पे नहीं है, एसेट रियलाइजेशन पे है 10 लाख पे। तो 10 लाख पे कितने परसेंट से है, 2.5% से। यहाँ पर आपको बताया है 2.5% ऑन 10 लाख, ये आपका आ गया 25,000। ठीक है, 25,000 लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 9,400 के। फिर डिबेंचर्स और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है। डिबेंचर्स का देखिए आपको बताया था, डिबेंचर्स कितने हैं, 9%, 2 लाख के। और डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है, लिक्विडेशन हुआ 1 जुलाई 2013 को और डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना था 31 दिसंबर को। तो ये कितने महीने का हुआ, 6 मंथ का। ठीक है, तो 6 मंथ का हमें डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 2 लाख का 6 मंथ का देख लीजिए कितना होगा, 9% से ये हमारा आएगा 9,000। ठीक है, तो डिबेंचर्स का पेमेंट कितना हुआ, 2 लाख डिबेंचर्स प्लस 9,000 डिबेंचर्स का इंटरेस्ट। टोटल डिबेंचर्स का पेमेंट है 2,09,000। तो डिबेंचर और डिबेंचर का इंटरेस्ट दे दिया 2,09,000। उसके बाद आती है बारी क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स में आपको क्वेश्चन में बताया था कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं 12,000 के, और टोटल क्रेडिटर्स में ही इंक्लूड है। टोटल क्रेडिटर्स 1,20,000 है, 1,20,000 में से 12,000 क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स सबसे पहले दे दिए 12,000, और बाकी के क्रेडिटर्स जो हमारे बच गए वो कौन से हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,08,000, उनको पेमेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड 2 साल का पेंडिंग था, प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितनी है, 3 लाख, और इसका 2 साल का जो डिविडेंड पेंडिंग था। ठीक है, डिविडेंड 2 साल से कंपनी ने नहीं दिया था कितना आ गया ये, 60,000। 60,000, तो ये 60,000 हो गया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स और का डिविडेंड 3,60,000। इसके बाद अब हमारे पास अमाउंट बचता है, ये सारी पेमेंट करने के बाद कैश था 10,60,000 का, और ये सारी पेमेंट स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करने के बाद जो कैश बचता है वो कितना है, 3,36,000। अब 3,36,600 है, सॉरी 3,36,600। अब ये जो कैश है, दिस कैश और दिस अमाउंट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब देंगे तो आपको एक चीज और बताई है, 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट दिया जा रहा है उसका 2% रेम्यूनरेशन होगा लिक्विडेटर का। ठीक है, तो जब भी हमने शेयर होल्डर्स के लिए लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है, तो इररिस्पेक्टिव की अमाउंट सफिशिएंट है या नहीं है, इसको हमने नहीं देखना। हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला हमारा शेयर होल्डर्स के ऊपर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा क्या रहता है, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होगा। तो अब यहाँ पर अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है, 3,36,600, रेट कितना है 2, एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस 2, तो ये हमारा आ गया 6,600 लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो टोटल अमाउंट कितना था, 3,36,600, इसमें से 6,600 लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अगर पे कर देंगे तो अमाउंट पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए कितना अमाउंट बचता है, 3,30,000। ठीक है, तो ये हम किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को।
अब हम लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की क्रेडिट साइड बना सकते हैं। इसमें देखिए लिक्विड बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, सबसे पहले तो हमने यही कैलकुलेट किया था 25,000, दूसरा हमने कैलकुलेट किया था 6600, ये यहाँ पर कैलकुलेट किया तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आ गया 31,600। फिर एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन 9400, पीटी बेंचेस का पेमेंट था 2,09,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स थे 12,000 के, फिर ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये लिख दिया। फिर हमने दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया था 3,60,000। 3,60,000 कैसे था, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी प्लस 60,000 डिविडेंड था, ये दे दिया 3,60,000। उसके बाद जो बचा हुआ था अमाउंट 3,30,000 का, that amount is paid to equity shareholders, ठीक है, by equity shareholders 3,30,000। तो टोटल हो गया 10,60,000। तो कैश हमारे पास 10,60,000 का था, और इसी तरीके 10,60,000 को ही एक प्रॉपर ऑर्डर में एक स्टेप बाय स्टेप जो है लिक्विडेटर ने उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको बताया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट गिवन ऑन 1 जनवरी 2013 ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन की डेट क्या है, 1 जनवरी 2013। फिर बताया है आपको शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 1010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each 70 पेड अप, 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each 80 पेड अप। बैंक लोन बताया है, बैंक लोन दिस इज सिक्योर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट 1,50,000 का। तो बैंक लोन जो है ये सिक्योर्ड है, ये किसके अगेंस्ट है, फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट है 1,50,000 का। क्रेडिटर्स है, देन फिक्स्ड एसेट, फिर बुक डेट्स है और प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बाद आपको डेट वाइज बताया है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होगा कि सेम डे को ही लिक्विडेटर ने सारी एसेट सेल कर दी, कि सेम डे में ही उसने फिक्स एसेट भी सेल कर दी, डेटर से भी कैश रियलाइज कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो किसी किसी दिन जो है फिक्स एसेट सेल होगी और किसी दिन वो डेट्स को रियलाइज करेगा। तो इस तरीके से उसने काम करना है। तो इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको डेट वाइज गिवन है इंफॉर्मेशन। डेट वाइज कैसे है, द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। 1 अप्रैल 2013 में लिक्विडेशन हुआ 1 जनवरी को, तो 1 अप्रैल 2013 में एसेट्स को रियलाइज कराया। कैसे, फिक्स एसेट्स कितने में रियलाइज हुई, 1 लाख, और बुक डेट्स थे 1 लाख के। फिक्स एसेट्स हैं देखिए वैसे 4 लाख की, और बुक डेट्स हैं 3 लाख के। तो इनका कुछ हिस्सा ही वो रियलाइज करा पाया, जिसमें से फिक्स एसेट सेल हुई उसकी 1 लाख की, और बुक डेट्स हुए 1 लाख की। तो फिक्स एसेट्स की अगेंस्ट क्या था, बैंक लोन था। तो बैंक लोन ये जो फिक्स एसेट्स है 1 लाख आया है, बैंक लोन इसके अगेंस्ट था, तो यहाँ पर हमने बैंक लोन का पेमेंट कर देना है सीधा, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट था, सिक्योर्ड है। तो 1,50,000 का बैंक लोन के लिए फिक्स एसेट से जो 1 लाख आया है वो यहाँ पर पेमेंट कर दिया। अब ये पेमेंट जब 1 लाख का कर दिया, तो अब बैंक लोन हमारे पास कितने का बच गया, 50,000 का। 1,50,000 में से 1 लाख हमने फिक्स एसेट से अमाउंट जो आया था वो दे दिया, बट 50,000 स्टिल हमारे पास बैंक लोन जो है वो अभी बचा हुआ है, ठीक है। और बुक डेट्स रियलाइज किए हैं 1 लाख के, और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है सेम डे को ही 1 अप्रैल को लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं 4,000 के। तो इसके लिए देखिए जब हम लिक्विडेटर की स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले तो देखिए डेबिट साइड हमने वही डेट वाइज बनाई है, टू रियलाइजेशन फ्रॉम बुक डेट्स। बुक डेट से, क्योंकि देखिए वैसे तो यहाँ पर आपको 2 बताया है, फिक्स एसेट और बुक डेट से कैश आया है, लेकिन फिक्स एसेट से जो आया था उससे बैंक लोन का पेमेंट हो गया, उसकी एंट्री नहीं की, बट ये आपको पता है कि वो पेमेंट कर दिया। तो सीधा अब हमने किससे किया, बुक डेट से। तो बुक डेट से कितना आया है, 1 लाख। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, लिक्विडेटर्स इज अलाउड 5% ऑन द अमाउंट रिसीव फ्रॉम बुक डेट्स, कि जितना भी उसने बुक डेट से रिसीव किया है उसका 5%, यानी कि फिक्स एसेट पे नहीं, ठीक है। तो बुक डेट से कितना रियलाइज किया है, 1 लाख, तो 5% 1 लाख पर हो जाएगा 5,000। फिर उसी डेट को लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे 4,000, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब 5,000 और 4,000
1 लाख में से ये पेमेंट कर दिया, ये कितना हो गया 9000। तो 1 लाख में से 9000 माइनस करेंगे तो कितना कैश बच गया 91,000। 91,000 का जो पेमेंट करना है वो पेमेंट अब किसको करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है। अब ये जो बैंक लोन है इसको, बैंक लोन 50,000 के बच गए और क्रेडिटर्स हैं 2,60,000 के। तो जो 91,000 है, अब 91,000 इन दोनों में, जो ये 50,000 के हमारे अभी रहते हैं और ये क्रेडिटर्स 2,60,000 के, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाएंगे, उनकी रेशियो में। रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए आपको इसमें बताया है। On 1st April 2013, after making the payment of liquidated remuneration and liquidation expenses, अभी आपको मैंने बता दिया कि एक 5,000 है और एक 4,000 है, 9,000 हो गया टोटल। तो 1 लाख में से 9,000 माइनस करके हमारे पास बैलेंस कितना आता है 91,000। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द लोन एंड द ट्रेड क्रेडिटर्स इन द रेशियो 5:26। ठीक है, तो 91,000 को हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5:26 की रेशियो में। तो 5:26 की रेशियो में जब 91,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लोन के लिए आता है 14,667 और क्रेडिटर्स को पेमेंट जाती है 76,323 इस रेशियो में। अब ये रेशियो कैसे आया, ये रेशियो आएगा, ये 26 लाख है और इसका 50,000 बच गया था, 50,000 इज टू 2,60,000। तो 50,000 इज टू 2,60,000 का रेशियो होगा 5:26। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बताया है देन 1 जून 2013 में फिर से फिक्स एसेट्स सेल की हैं। फिक्स एसेट्स कितने की सेल की हैं, 2 लाख पे, 2 लाख की, और बुक डेट्स किए हैं 1 लाख के। ठीक है, तो 2 लाख की फिक्स एसेट्स दोबारा सेल हुई हैं और बुक डेट्स। अब फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट क्या था, बैंक लोन था। अब जो बचा हुआ बैंक लोन है वो भी फिक्स एसेट्स से पहले पूरा किया जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए फिक्स एसेट्स कितने की सेल की हैं, 2 लाख की, और बचा हुआ अभी लोन कितना था, 1 लाख दे दिया था, 50,000 बचा था। 50,000 में से 14,667 का पेमेंट कर दिया था। तो 50,000 में से 14,677 को अगर पे कर दें तो हमारे पास बाकी कितना बचा, 35,323। तो जो फिक्स एसेट से अमाउंट आया है 2 लाख का, उसमें से जो लोन हमारा पेंडिंग था 35,323, उसका पेमेंट कर दे तो फिर हमारे पास कैश, जिसको हम कहते हैं सरप्लस फ्रॉम फिक्स एसेट, कितना आ गया 1,64,677। तो ये पेमेंट करने के बाद हमारा जो लोन का पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया। 1 लाख हमने पहले दे दिया था फिक्स एसेट में से, फिर जो बचा था 50,000 उसमें से 14,677 यहाँ पर उसको रेशियो वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। उसके बाद ये भी पेमेंट करने के बाद 50,000 में से ये पेमेंट करने के बाद उसका पेंडिंग रह गया था 35,323। फिर नेक्स्ट जब फिक्स एसेट सेल की है उसमें से सबसे पहले उसको पेमेंट किया गया। तो इसका मतलब कि लोन की पेमेंट जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है 1,50,000 की। और ये जो फिक्स एसेट से कैश आया था उसमें से ये पेमेंट करने के बाद कैश भी बच गया 1,64,677, जो कि फर्दर लिक्विडेटर यूज करेगा बाकी सारी पेमेंट्स करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए इसने एक उसको बुक टैक्स से भी पेमेंट मिली है, बुक टैक्स से भी उसके पास कैश आया है 1 लाख का। तो 1 लाख का कैश उसको बुक टैक्स से मिला और ये उसको फिक्स एसेट से सरप्लस बच गया। तो टोटल अब उसके पास कितना कैश है, 2,64,677 ये कैश है। अब इस कैश से उसने पेमेंट करनी है। कैश से पेमेंट के लिए सबसे पहले क्या होगा, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। लेकिन लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन केवल बुक डेट्स पे कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको कि लिक्विडेटर इज अलाउड 5% ऑन द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बुक डेट्स, कि जितना उसने बुक डेट्स से उसको मिला है। तो यहाँ पर बुक डेट से कितना मिला है 1 लाख पे, तो 5% उसका 1 लाख पे फिर से कैलकुलेट होगा, क्योंकि दोबारा से बुक डेट 1 लाख के रियलाइज हुए हैं तो उसका आ गया रेम्यूनरेशन 5,000। ठीक है, अब ये जो 5,000 उसको दे दिया, लेकिन यहाँ पर अभी ये नहीं होगा, इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। ये यहाँ पर है वर्किंग नोट। सेकेंड पॉइंट देखिए,
On 1st June 2013, the amount available for the equity shareholder would be, total amount available कितना था, 2,64,677। सबसे पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 5,000, 1 लाख पे 5,000 था। उसके बाद किसका पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए कौन पेंडिंग रह गया, बैंक लोन तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। पेमेंट के लिए कौन रह गए, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को एक पेमेंट तो हो चुकी है, क्रेडिटर्स को एक पेमेंट क्या हुई है, क्रेडिटर्स की 76,323, ये क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गई। और क्रेडिटर्स हैं कितने टोटल, 2,60,000 के। 2,60,000 में से 76,323 creditors are paid off and the remaining creditors कितने हैं, 1,83,677, ठीक है। तो ये रिमेनिंग क्रेडिटर्स भी यहाँ से जो कैश है 2,64,677 का, यहाँ से ये पूरे हो जाएंगे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी पेमेंट किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 70,000 की, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी पेमेंट कर दें अगर 70,000, तो ये सारी पेमेंट करने के बाद कैश कितना बचता है, 6,000, ठीक है। लिक्विडेटर के पास कितना कैश बच रहा है, 6,000 का। अब ये जो 6,000 का कैश लिक्विडेटर के पास बचा है, ये पेमेंट किसको करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कर दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 70,000 देने थे, वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये सारा पेमेंट करने के बाद अब लिक्विडेटर के पास 6,000 का कैश पेंडिंग है। 6,000 का कैश किसे दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले 2% ऑन अमाउंट फाइनली पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है 2% से, जो कि उसने अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है। तो ये जो 6,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है, वो 6,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले उसका रेम्यूनरेशन भी कैलकुलेट होगा। और रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अमाउंट अवेलेबल कितना है, 6,000 इनटू रेट इज 2% डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। तो ये हो गया 118 लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। तो 6,000 में से 118 अगर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बचती है, 6,000 minus 118, this is 5,882. So this payment will be done to equity shareholders, ठीक है। तो इसे और एक इंफॉर्मेशन है उसके बाद, 1 अगस्त 2013 में बुक डेट्स रियलाइज हुए हैं 50,000 के एक और, ठीक है। 1 अगस्त 2013 में बुक डेट्स का रियलाइजेशन किया है 50,000 का। एक और पार्ट है, सो रियलाइजेशन फ्रॉम बुक डेट्स 1 अगस्त 2013 50,000। अब यहाँ पर पेमेंट तो कोई नहीं करनी, पार्टी तो कोई नहीं बची, क्योंकि पेमेंट जो थी वो बैंक लोन की भी हो गई, क्रेडिटर्स की भी हो गई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हो गई। बस अब जो अमाउंट बचेगा दैट अमाउंट विल बी गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और बाकी क्या होगा, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन होगा। तो सब कितना कैश आया है 50,000 का। 50,000 में पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन बुक डेट्स पे 50,000 पे 5% से 2,500, ठीक है। तो 50,000 में से 2,500 अगर कैश दे दिया जाता है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, तो कितना बचता है, देखिए 1 अगस्त को आया 50,000, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हुआ 2,500, तो कैश कितना बचा 47,500, ठीक है। 47,500 का कैश है। अब ये कैश किसको जाएगा, सारी पार्टीज को पेमेंट के बाद अल्टीमेटली दिस विल बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 47,500 का कैश जाना है, लेकिन उससे पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो 47,500 पे फिर वही आप फॉर्मूला लगाएंगे, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 2% से है, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हो गया 931, ठीक है। तो लिक्विडेटर का टोटल रेम्यूनरेशन हो गया 2,500 प्लस 931, 3,431। और बाकी जो बचा था उसमें से कितना बच रहा था हमारे पास 47,500,
47,500 में से 931 अगर लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन जाता है ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना कैश बचता है 46,569। ठीक है, तो ये टोटल होगा 50,000। तो 50,000 का ही कैश था और 50,000 का ही पेमेंट लिक्विडेटर ने कर दिया, जिसमें से उसका रेम्यूनरेशन बनता है 3,431 का, और जो अमाउंट बचता है 46,569, दैट अमाउंट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें अमाउंट जो है वो आपको डेट वाइज दिए हैं कि धीरे धीरे जो है लिक्विडेटर को अमाउंट रियलाइज हुआ है और उसके साथ साथ उसने पेमेंट करनी है। इसमें भी आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि पहले किसको पेमेंट किया जाएगा और उसके बाद किसका नंबर आता है ऑर्डर में पेमेंट का। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से पहले थोड़ा सा इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार ये रिपीट हो चुका है कि सरप्लस होता है और अगर सरप्लस में कोई पार्टिसिपेट करता है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करता है तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब सरप्लस क्या होता है कि सारी पेमेंट्स करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जैसे आउटसाइडर्स को पेमेंट कर दी, फिर शेयर होल्डर्स की बारी आई, शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी कोई अगर अमाउंट बच जाता है तो दैट अमाउंट इज नोन एज द सरप्लस। और उस सरप्लस के जो हकदार होते हैं, ठीक है, उस सरप्लस के ऊपर राइट किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। लेकिन अगर वो जब सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और आपको बताया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी उसमें उस सरप्लस में पार्टिसिपेट करेंगे या उनको भी मिलेगा, तो जितना उनका बताया जाता है अमाउंट कि कितने अमाउंट से कितने परसेंट से वो पार्टिसिपेट करेंगे सरप्लस में, तो उतना हिस्सा जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और बाकी जो बच जाता है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस की इलस्ट्रेशन है 8, यानी कि सारी पेमेंट्स हो जाएंगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे दिया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे दिया जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट के बाद भी सरप्लस बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं। X Limited went into voluntary liquidation on 31st December 2012. The following information is available: cash in hand, asset realized, preferential creditors, unsecured creditors, 10% debenture, interest paid up to 30th September 2012. ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट 30th सितंबर 2012 तक किया था और लिक्विडेशन की डेट है 31st दिसंबर 2012। तो डिबेंचर्स के लिए मैंने आपको बताया था रूल, जो आपको याद रखना है कि डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट का पेमेंट है लास्ट डेट का, तो उस डेट से लेके लिक्विडेशन की डेट तक का जो है इंटरेस्ट तो पे जरूर करना है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी सॉल्वेंट है, ठीक है, तो कंपनी की सॉल्वेंसी की पोजीशन में डिबेंचर्स के रिडम्पशन की डेट तक का इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा। अब यहाँ पर डिबेंचर्स की रिडम्पशन का बताया है, डिबेंचर्स वर पेड ऑफ ऑन 31st मार्च 2013। तो डिबेंचर्स की रिडम्पशन की डेट क्या है, 31st मार्च 2013। तो 30th सितंबर से लेके 31st मार्च तक का यानी कि डेट ऑफ रिडम्पशन तक का यहाँ पर अमाउंट दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस का, तो सरप्लस है यानी कि कंपनी सारी पेमेंट करने के बाद ही सरप्लस बचता है, तो सारी पेमेंट कर दी तो इसका मतलब कंपनी सॉल्वेंट है और सॉल्वेंसी की पोजीशन में कंपनी में डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कब तक का पे किया जाएगा, अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, एंड द डेट ऑफ रिडम्पशन इज 31st मार्च 2013। तो ये आप देखिए 30th सितंबर से 31st मार्च तक का आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। तो 30th सितंबर को लास्ट पेमेंट किया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो है कंपनी पे करेगी डिबेंचर्स के ऊपर। देन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर गिवन 3,000 10% preference shares of 100 each, then 2,000 equity shares of 100 each. Prepare the liquidator's final statement of account on the basis of the following information. Debentures were paid off on 31st March 2013. ये भी मैंने आपको बताया है point. Liquidator's remuneration was agreed at 2% on asset realized and 2% on amount distributed to shareholders. Preference कि शेयर होल्डर्स को जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके ऊपर 2% से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है और एसेट रियलाइज पे कितना है, इट इज ऑल्सो 2%.
प्रेफरेंस डिविडेंड्स वर इन एरियर फॉर 2 years विच इज टू बी पेड ऑन लिक्विडेशन। और प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो 2 साल से एरियर में है जो कि लिक्विडेशन पर दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का देख लीजिए कितना डिविडेंड बनता है, 10% है। 3 लाख पे 10% कितना हो गया, 30,000। और ये 30,000 तो 1 साल का है, 2 साल का कितना होगा, 60,000। तो जो हमारा प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कितना पेमेंट किया जाएगा, डिबेंचर्स का 60,000। और प्रेफरेंस शेयर्स है 3 लाख और इसका डिविडेंड है 60,000, तो 3,60,000 का। According to the articles of association of the company, the preference shareholders have right to receive 1/4 of the surplus। अब इसमें बताया है कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सरप्लस में 1/4 रिसीव करने का राइट है, कि जो भी सरप्लस बचेगा उस सरप्लस का 1/4 किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और बाकी का बचा हुआ किसको जाएगा, 3/4 किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम ये साइड बना सकते हैं। ये साइड में आपको बताया है कैश इन हैंड दिया है 70,000 का, एसेट्स रियलाइज है 9,40,000 की। ठीक है, तो कैश एट बैंक 70,000, एसेट रियलाइज 9,40,000, टोटल अमाउंट अवेलेबल 10,10,000। तो पेमेंट करने के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है, 10,10,000 का। तो अब हम इसके वर्किंग नोट पे चलते हैं। टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर द पेमेंट कैश एंड एसेट रियलाइज 10,10,000। उसके बाद आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जो कि एसेट रियलाइजेशन पे है वो कितना बताया है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वाज एग्रीड एट 2% ऑन एसेट रियलाइज। तो एसेट उसने कितने की रियलाइज की है, 9,40,000 की। 9,40,000 पे 2% से उसका कितना बनेगा, 18,800। ठीक है, तो 18,800 जो है 9,40,000 इंटू 2/100, 18,800 लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 11,800 इट इज गिवन। फिर डिबेंचर्स प्लस डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, डिबेंचर्स कितने हैं 1 लाख के, और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट 10% से 10% से 1 लाख पे। ठीक है, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का है ना, तो ये आपका आ गया 10% से, वैसे साल का बनता है 10,000 और 6 महीने का उसका आधा हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है 5,000। तो डिबेंचर्स का पेमेंट कितना हुआ, 1 लाख डिबेंचर्स प्लस 5,000 इंटरेस्ट, तो ये हो गया 1,05,000 का। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में आपको गिवन है प्रेफरेंशियल 10,000 है और अनसिक्योर्ड 1,30,000 है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 10 लाख के हो गए, अनसिक्योर्ड 1,30,000। तो ये सारी पेमेंट कर दी। कितना कैश, कितना अमाउंट था अवेलेबल, 10,10,000। 10,10,000 अमाउंट से ये सारी पेमेंट स्टेप बाय स्टेप करने के बाद अब शेयर होल्डर्स के लिए कितना अमाउंट बचता है, 7,34,400। तो 7,34,400 नाउ दिस इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स के लिए जो अमाउंट अवेलेबल है उसके ऊपर भी लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है, दैट इज एट 2%। ठीक है, तो वो 2% से है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। हमेशा शेयर होल्डर्स के ऊपर जब भी लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है इट इज ऑलवेज 100 प्लस रेट। ठीक है, तो 100 प्लस रेट होगा, तो ये आपका लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आ गया 14,400। ठीक है, अब फर्दर पेमेंट के लिए कैसे बताया है, फर्दर पेमेंट कैसे होगी, कितना कैश बचा है शेयर होल्डर्स के लिए, 7,34,400। अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स 7,34,400। उसके बाद लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अगर दे दें, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना है 14,400। ये लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दे दिया। ठीक है, लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन के बाद अब किसका पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं, 3 लाख के हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 3 लाख के हैं, प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी पेंडिंग था, वो 60,000 वो हम कैलकुलेट कर चुके थे। तो प्रेफरेंस शेयर्स और प्लस उनका डिविडेंड 3,60,000 का भी दे दिया। उसके बाद देखते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 लाख के हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी 2 लाख का पेमेंट कर दिया।
तो 7,34,400 में से लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन ऑन शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस उसका जो डिविडेंड पेंडिंग था, प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल का भी अगर हम पेमेंट कर दें तो ये सारी पेमेंट करने के बाद भी कैश बचता है 1,60,000। ठीक है, और इस कैश को हम क्या कहते हैं, सरप्लस। 1,60,000 का कैश बच गया, दिस इज कॉल्ड सरप्लस। और आपको क्वेश्चन में कहा है कि इस सरप्लस के ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कितना, सरप्लस का 1/4। सरप्लस का 1/4 जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ठीक है, उसका 1/4 कर दीजिए। 1,60,000 का 1/4 कितना होगा, वो किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को, और बाकी बचा हुआ किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हम लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना सकते हैं। लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन पहले ये दिया था 18,800, दूसरी बार इक्विटी शेयर होल्डर्स पर ये था, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, डिबेंचर्स की पेमेंट, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दिया, अनसिक्योर्ड को दिया, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया और उनका डिविडेंड, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2 लाख दे दिया, और फिर जो हमारे पास 1,60,000 का जो सरप्लस बचा था, 1,60,000 का 1/4 किसको क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, 1,60,000 उसका 1/4 कितना होगा, 40,000 दैट इज गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और बाकी का बचा हुआ किसके पास जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। तो इसका टोटल जो है दिस इज 10,10,000। ठीक है, इतना ही कैश था और इतने ही कैश में से जो है लिक्विडेटर ने पेमेंट की है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। So thank you so much, but you should just smile, because a smile can change your mood and all people smile in the same language. Thank you so much.